आफ्टरनून एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th की केमिकल काइनेटिक्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था मुझे लगता है सबने किया होगा और मुझे ये भी लगता है कि 70% लोगों का नहीं आया होगा। बहुत टफ है, मतलब ये केमिकल काइनेटिक्स की जो एक्सरसाइज है उसका सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, हम अच्छे से समझेंगे मतलब कैसे करना है तो आपको इजी लगेगा। और जिसका आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब उसकी तो केमिकल काइनेटिक्स एकदम क्लियर हो गई है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, क्या बोला है देखते हैं। इसमें बोला गया है 2A है, उसके साथ B ने रिएक्शन करी और A2B बनाया और रेट हमारा ये आया। अच्छा, कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है कि हमारा क्वेश्चन में तो देखो ये दे रखा है, रेट हमारी ये आ रखी है, तो मतलब थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा होगा। क्या आप मुझे बता सकते हो, मतलब खुद से सोचना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा या आया होगा कि हमारे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो आपका स्टीकियोमेट्री A के आगे 2 है और जब यहाँ पे मैंने रेट लिखा तो यहाँ पे B के आगे 2 था। इसका मतलब हमने क्या बोला था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपके एक्सपेरिमेंटली होती है, थ्योरेटिकल नहीं होती है। यानी कि ये जो रिएक्शन आपको एलिमेंट्री दिख रही है ये आपके सिंगल स्टेप है ही नहीं, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है ही नहीं। इसका मतलब हमें ये समझ आता है, यहाँ तक जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ये समझ आया कि कहीं ना कहीं जो ये आपको ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है ये आपकी मल्टीपल स्टेप में रही होगी और उस मल्टीपल स्टेप में से कोई आपका स्लो स्टेप रहा होगा और वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहा होगा जिसका रेट निकल के आपका ये आया होगा। आप समझ आ गया कि ये रेट ऐसी क्यों है? आई होप समझ आ गया होगा। तो के हमें गिवन है, उसने बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए की है, यानी कि जब टाइम आपका 0 रहा होगा, ए की कंसंट्रेशन 0.1 है और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.2 है। इसने बोला जब कुछ टाइम बाद हमने देखा कि हमारी ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0.06 मोल पर लीटर रिड्यूस हो चुकी है, तो आफ्टर टाइम टी में हमारा रेट कितना रहेगा। चलो हम एक एक करके समझते हैं। जब हमें पता चल चुका है कि हमारी रेट यही है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी हम यही रेट लेंगे। ठीक है, ओके, हमें इतना समझ आ गया है। पहले एक काम करते हैं, हम नॉर्मली जो हमारे पास इनिशियल दे रखा है उसका रेट निकाल के देखते हैं। तो जो हमारा इनिशियल है यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर मैं रेट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि हमें दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा मोल -2 लीटर सेकेंड इनवर्स होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 होगी। हम ये वाला रेट लेके चल रहे हैं तो ए यहाँ पे आपका ए की मोल है, बी हमारा 0.2 है और हमें पता है 0.2 आपका आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है हमारे पास यहाँ पे बी का 2 मोल है और इसकी जो यूनिट है आपकी वो कितनी, इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लीटर, के की मोल का 2 और आपका इनटू सेकेंड, और इनकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट है आपकी मोल पर लीटर, इसकी यूनिट है आपकी मोल पर लीटर और मोल पर लीटर। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका मोल का क्यूब अपॉन लीटर का क्यूब। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है। 2 मोल से 2 मोल कट जाएगा, 1 लीटर से 1 लीटर कट जाएगा। आगे देखते हैं हमारा रेट क्या निकल के आएगा। रेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो जाएगा इंटू यहाँ पे है 1 2 3 6 7 8 9, यानी 10 की पावर -9 और हमारा क्या है यहाँ पे मोल पर लीटर स्क्वायर डॉट सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमें गिवन थी हमारा, उसके लिए जो आंसर आया वो ये आया। इतना हमें समझ आ गया। अब उसने बोला है कि यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि कुछ टाइम बाद जब आपका ए रिड्यूस हो गया, अब हम अच्छे से इसको समझेंगे। मैं वहाँ पे लिख रही हूँ, देखो इसने क्या बोला कि यहाँ से ए से आपका बी, आपका क्या था 2A + B और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे A to B।
देखो एक और चीज ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, जब हम रेट निकालेंगे तो हम ये लेके चलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हमें क्वेश्चन दे रखी है, यानी कि जो मुझे रिड्यूस किया हुआ दे रखा है, वो इस इक्वेशन के बेस में दे रखा है। तो हम जब आगे का यहाँ पे बी की हम क्या, सुनो ध्यान से सुनो, देखो जब हमें रेट निकालना है तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन जो हमें ये कंसंट्रेशन दिया होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ये रहा होगा, फाइनल कंसंट्रेशन ये होगा, वो आपका इसके बेस में दिया होगा। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ये दे रखा है आपको, गिवन है, तो इनिशियली उसने कहा कि जब आपका T 0 होगा तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 0.2 है। जो ये इससे कंसंट्रेशन दे रखी है वो इस इक्वेशन के बेस में दे रखी है, और ये भी बोला है कि कुछ टाइम बाद आपकी ये वाली कंसंट्रेशन रिड्यूस होके 0.06 हो चुकी है। ये किसके बेस में बोला है, इसी इक्वेशन के बेस में बोला है, यानी कि जब रेट निकालेंगे तो ही हम इसको यूज करेंगे, बाकी इस चीज के लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो हमें दे रखी है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि कुछ टाइम बाद हमारा जो ए की कंसंट्रेशन है वो 0.06 आपकी रिड्यूस हो चुकी है। इसका मतलब हमें ये भी तो पता है कि जो इनिशियल आपकी कंसंट्रेशन होती है, कुछ टाइम बाद चाहे आपका प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट प्लस रिएक्टेंट आपका जितना टोटल होगा वो आपका इनिशियल के बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं समझ रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने बोला था टी आपका इनिशियल में आपका यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन 0 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन मैंने बोला कुछ टाइम बाद यहाँ पे ये 70 बचा, इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बचा हो, बना होगा आपका 30 बना होगा। मैं बोल रही हूँ कि 70 + 30 आपका 100 है, किसके बराबर होना चाहिए, इनिशियल के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारा जो रिएक्शन होती है वो आपकी सिर्फ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट अगर फॉर्म भी हो रहा है तो उसमें से कुछ डिकम्पोज हुआ होगा, कुछ फॉर्म हुआ होगा, लेकिन कोई भी रिएक्शन डिसअपियर नहीं होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला 0.06 है, इसका मतलब हमारा कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 0.1 माइनस 0.06 करोगे तो मेरा 0.04 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.04। चलो इतना तो हमें समझ आ गया, मेरे बाल भी खुल गए। चलो इतना तो हमें समझ आ गया। अब मुझे आप ये भी बता दीजिए कि क्या सिर्फ ए ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्या सिर्फ ए ही रिएक्ट करेगा? ए अकेला तो नहीं रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपका बी भी तो रिएक्ट करेगा, है ना, यानी कि इस बी से भी कुछ ना कुछ निकला होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस बी से भी कुछ ना कुछ निकला होगा, लेकिन हमें नहीं बताया गया है कि बी कितना रिड्यूस हुआ है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। चलो आगे देखते हैं। मैंने बोला कि जब ए ने बी के साथ कुछ टाइम बाद रिएक्ट किया तो ए से आपका रिएक्ट किया तो ए जो है वो 0.06 बचा, यानी कि उसका कितना 0.04 प्रोडक्ट बना, हमने बता दिया। ठीक है, टोटल आपका बन ही आएगा। एक चीज ध्यान से देखो, इसको इससे माइनस कर रही हूँ क्योंकि जितना इससे गया होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा है? एक और चीज देखो कि अगर मैं 0.1 को माइनस करूँ 0.4 से तो मेरा 0.06 आ रहा है, यानी कि इस पार्ट को इससे माइनस कर रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे ये नहीं पता कि बी का कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस हुआ। जब मुझे यही नहीं पता कि बी का कंसंट्रेशन कितना रिड्यूस हुआ तो मुझे कैसे पता होगा कि बी का प्रोडक्ट कितना बना होगा रिड्यूस होके? ठीक है, तो हम खुद से मान लेते हैं कि ए आपका 2 मोल आपका रिड्यूस हुआ तो बी कहीं ना कहीं आपका 1 मोल रिड्यूस हुआ होगा। अगर ये 2 मोल रिड्यूस हुआ है 0.04 तो हम मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बी आपका 0.02 रिड्यूस हुआ होगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक, इतना समझ आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं अब ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं बी को इससे माइनस करूँगी तो मेरी बी की फाइनल कंसंट्रेशन आएगी, जैसे मैंने इसमें किया। तो जरूर करते हैं, 0.2 को अगर आप 0.02 से रिड्यूस करोगे, सॉरी ये 0.04 है, ठीक है, रिड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ठीक है 0.1
0.18 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी 0.18 आ जाएगी, यानी कि कुछ टाइम बाद आपका b जो रहा होगा वो 0.18 रहा होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो थोड़ी सी वीडियो पीछे करना और दोबारा से समझने की कोशिश करना। फिर भी नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। चलो, इतना हमें पता चल गया। हमें क्या पता चल गई? अब हमें पता चल गई है क्या कि एट टाइम टी पे मेरी ए की कंसंट्रेशन इतनी है और बी की कंसंट्रेशन इतनी है। तो अब क्या हम रेट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब मेरा रेट क्या हो जाएगा? के तो हमें गिवन ही है, कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁻6 दे रखा है। और क्या है यहाँ पे? लीटर अपॉन मोल का स्क्वायर डॉट सेकेंड। और ये हमारा क्या है? मोल पर लीटर है। कितना है? अब जब मैं रेट लूंगी तो मैं इस इक्वेशन के बेस में लूंगी। तो कितना है? ए आपका 1 मोल है रेट के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा आपका 0.06 इंटू बी आपका रेट के अकॉर्डिंग 0.18 इंटू 0.18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मोल क्यूब अपॉन लीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, इसका भी मोल पर लीटर, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक, यहाँ से 2 मोल से 2 मोल कैंसिल होंगे, 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कहीं ना कहीं 3.74 आएगा और आ जाएगा आपका मोल पर लीटर स्क्वायर डॉट सेकेंड। ये हमारा रेट हो गया कुछ टाइम बाद का। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। मुझे लगता है समझ आया होगा। अगर इफ नहीं समझ आया होगा तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इसमें जितने स्टार लगा लूँ ना उतना कम है। मैंने जहाँ जहाँ ये पढ़ाया है, मतलब जहाँ जहाँ मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, लाइक मैंने 12th में भी परसों स्कूल में पढ़ाया था, ट्यूशन में भी पढ़ाया था, तो मैंने ये क्वेश्चन में वहाँ भी स्टार लगाया और ये क्वेश्चन कराया ही कराया है। ये केमिकल काइनेटिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बहुत ट्रिकी है। मतलब आप देख लो कि इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है आपका। इसमें ये भी यूज़ हो रहा है कि जो हम बोलते हैं कि रेट आपका थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में वो थ्योरेटिकल होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ से हम क्वेश्चन से ये समझते हैं। उसके बाद आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, हमें फाइनल कैसे निकालना है, ऐसे ऐसे मोल का भी यूज़ किया गया है। तो इतना मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट तो बनता है। तो जितने वेरी लगाने हैं उसमें लगा के आगे इम्पोर्टेंट कर देना। ठीक है, अगर हमें इतना समझ आया है तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो को ख़त्म तो नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, आज 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड वाला भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम बचता है तो मैं टी हाफ भी पढ़ा देती हूँ 0 ऑर्डर का। फिलहाल पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे हम 0 ऑर्डर की। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ते हैं 0 ऑर्डर की। ठीक है, यहाँ से इसे भी रब कर लूँ, इसे भी हम रब कर लेते हैं ताकि बीच में हमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलो हम पढ़ते हैं। क्या होता है 0 ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको 0 ऑर्डर ही पढ़ा पाऊंगी। एक्चुअली मेरी इंक जो है ना ब्लू में भी ख़त्म हो रखी है, ब्लैक में भी ख़त्म हो रखी है, रेड में ज़रा सी बची है। आई डोंट नो कि ये भी आपको ढंग से विजिबल है कि नहीं है। तो इसके आगे का मैं इसके बाद ही करा पाऊंगी। ऐसा ना हो कि पढ़ाते पढ़ाते बीच में इसकी भी इंक ख़त्म हो जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं 0 ऑर्डर का टी हाफ पढ़ा लूँगी आपको और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा लूँगी, है ना। इतना कर लेंगे हम। फिलहाल अभी 0 ऑर्डर पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ठीक है, क्या होता है देखो, हमें पता होता है कि अगर मैं 0 ऑर्डर की बात कर रही हूँ तो जो रेट होता है वो क्या होता है आपका? रेट जो होता है आपका इज इक्वल टू हो जाएगा के और ए की पावर 0 ले लो, या आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पार्ट 0 ले लो। हम ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पता होता है जो 0 ऑर्डर होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। और हमने रेट क्या पढ़ा है? हमने रेट ये भी तो पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने ये भी पढ़ा है। हम किसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो
हम रेट क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे भी रेट है, यहाँ पे भी रेट है, क्या हम इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। देखते हो इसमें है कि नहीं है इंक। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, नहीं है शायद, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर रही हूँ मैं क्योंकि ये भी रेट है, ये भी रेट है। आपका हो जाएगा माइनस dr बाई dt, इसकी पावर है 0, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा k। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा सबको। ठीक है, बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। ठीक है, हो गया। अब क्या है, हमें ये भी तो पता है कि रिएक्टेंट जो है वो किसी की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट ही नहीं होता है। तो मैं क्या करूँगी बताओ, क्या करूँ मैंने कुछ गलत किया है क्या? अच्छा ठीक है, मैं सही तो कर रही हूँ। ओह गॉड, मैं कह रही हूँ मैं 0 यहाँ नहीं लगेगा, ये तो अलग चीज है ना कि रेट क्या है आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो इधर आ गया ना, यहाँ पे आ जाएगा आपकी R0। मैं क्या ही कर रही थी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने वही तो, मतलब हम वही तो लिख रहे हैं जो हमने यहाँ लिखा है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस dr बाई dt, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और k R0। अब हमें ये भी पता है, क्या पता है हमें, कि आपका जो 0 ऑर्डर होता है वो आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट नहीं होता है। हमने 0 लगाया, इसे हटा दो, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया था, मैं कह रही हूँ मैंने क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब क्या करते हैं, इस dt को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dr इज इक्वल्स टू k dt। ठीक है, अब मैं करती हूँ सब्सट्रैक्ट करूंगी, या फिर मैं क्या करती हूँ, माइनस लगा देती हूँ बोथ साइड। अगर मैं सब्सट्रैक्शन का साइन लगा दूँ, सब्सट्रैक्शन साइन ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों ही साइड में सब्सट्रैक्शन का साइन लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लग चुका है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये आ जाएगा आपका dr, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस k dt हो जाएगा। इतना आई होप सबको समझ आया होगा, है ना। अब इसके आगे उधर करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेट करूँगी इक्वेशन को। इसको एक काम करो, आप इसको इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, इक्वेशन 3 मानोगे, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटीग्रेट इक्वेशन 3। पूरी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगी, चेंज है dr इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस बाहर रहेगा, k बाहर रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए दिख रहा है, देखो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, माइनस तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा dt और इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। अब एक और चीज, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी, चेंज हटेगा मेरा, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे r आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आपका kt। अब देखो, जब मैं इंटीग्रेट कर रही होती हूँ उसके साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगता है। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इसको मैं बोलूँगी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलूँगी। अब क्या हो जाएगा, देखो अब मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक, ओके। अब देखो क्या करती हूँ, अब मैं बोलती हूँ एट, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, एट इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम में आपका t क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये कुछ टाइम की बात है, यानी कि मैं इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इनिशियल टाइम लेके चल रही होती अभी तक तो यहाँ पे टाइम मेरा 0 होता, तो और यहाँ पे r मेरा r0 होता। इसका मतलब अब मैं इनिशियल टाइम लेके चल रही हूँ, मैंने बोला इनिशियल टाइम पे t आपका हो जाएगा 0 और r आपका ठीक है, t आपका हो जाएगा 0 और r आपका जो हो जाएगा वो r0 हो जाएगा। इन दोनों को मैं पुट करूंगी
इक्वेशन नंबर 4 पे, तो मेरा क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा R0 माइनस के इंटू 0 प्लस आई। ठीक, तो आई मेरा क्या आ गया यहाँ से, आई मेरा R0 आ गया। ठीक है, ये कर दो आप 5, इतना कर दिया। अब इधर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे इतना क्लियर, आई डोंट नो आपको दिख भी रहा होगा। इसको मैं रब कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम डेरिवेशन क्यों करा रहे हो, क्योंकि डेरिवेशन करना मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। एक तो हम क्या है, पहली चीज़ 12th क्लास को लेके चल रहे हैं, दूसरा ये है कि डेरिवेशन करने से ना हमारा जो दिमाग होता है ना वो शार्प हो जाता है, यानी कि हमारे फॉर्मूले जो होते हैं वो दिमाग में छप जाते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि हमने कुछ चीज़ निकाली कैसे, हमें उसका बेस पता है, तो फिर हम इजीली उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, बाकी देखो नीट और जेई के, मैं जेई वाले जो है उनको मैं बोलूँगी कि ये डेरिवेशन को आप ऐसी आंखों से देख लो, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट में जो आपका निकलेगा वो इम्पोर्टेंट है, और ग्राफ इम्पोर्टेंट है, ये आपके 12th वालों के काम आएगा। ठीक, तो मेरा निकल के आ गया आई जो है वो R0 है। अब मैं लिखूंगी पुट इक्वेशन थर्ड इनटू, किसमें मैं पुट करूंगी इक्वेशन थर्ड को, मैं करूंगी इनटू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसे हटा देते हैं, मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका R0 इज इक्वल्स टू माइन R आ जाएगा माइनस KT, और आई को मैं पुट कर रही हूँ तो मेरा आ जाएगा R0। ये याद रखना है आपके नीट, जेई मेंस और एडवांस वाले को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही हमारा जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन है। चलो इतना हमें समझ आ गया। अब इसमें इसी के बेस में हमारा ग्राफ आता है। अब मैं ग्राफ बनाऊंगी। देखो ग्राफ जो है वो याद रखना, ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। 2 था तो mx भी 2 है, इसी के नीचे आना था। इतना तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, mx मेरे पास 2 है तो मैं इसको उस चीज़ से कंपेयर करूंगी जो भी वहाँ पे भी 2 होगा। ये 1 है, ये 1 है, 2 सिर्फ k और t है, तो mx मैं इसी के नीचे रखूंगी, है ना। तो चलो लिखते हैं, y एक्सिस में हमारा क्या आया, r आया। ठीक है, x एक्सिस में आपका क्या दे रखा है, टाइम है आपका। ठीक, ओके। अब बोल रहा है माइनस k है, क्या ये आपका r ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KT, ऐसा है क्या, मतलब r बढ़ने से k आपका बढ़ रहा है क्या, या फिर r के बढ़ते हुए टाइम के बढ़ने से k आपका बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आया। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा दिया होता तो क्या है, इसका मतलब है कि r के बढ़ने से t के बढ़ने से आपका k क्या है, बढ़ रहा है, तब तो आपका ग्राफ ऐसा आता। लेकिन क्या ऐसा गिवन है, नहीं, हमको ऐसा नहीं गिवन है, हमें साथ में माइनस साइन गिवन है। और माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इंडिकेट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इंडिकेट नहीं करता है। इसका मतलब r के बढ़ने से, टाइम के बढ़ने से आपका माइनस k जो है वो आपका घट रहा है, यानी कि माइनस k है आपका स्लोप, और स्लोप आपका आ रहा है माइनस k। कोई मुझे बताएगा स्लोप क्या होता है, मतलब इस ग्राफ में स्लोप का क्या मतलब होता है। देखो किसी भी ग्राफ को, मतलब हमें कोई ग्राफ दे रखा है और बोल रखा है कि सॉल्व करो, किसी भी ग्राफ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, स्लोप निकल के आता है। स्लोप जो होता है उस ग्राफ का रिजल्ट होता है। ठीक है, हम ग्राफ को सॉल्व भी क्यों करते हैं, स्लोप निकालने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस k है, माइनस k क्या इंडिकेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, तो आपका स्लोप क्या बनेगा, नीचे को बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इंटरसेप्ट दे रखा है, यानी कि r0। अब आप बोलोगे मैम r0 कैसे हम रखते हैं, क्योंकि मैंने ना बहुतों से पूछा है कि इंटरसेप्ट का आएगा, वो बोलता है मैम यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, कहाँ से कहाँ तक आएगा ये नहीं पता होता। देखो जहाँ से हम लाइन खींचते हैं वहाँ से लेके ओरिजिन तक ये हमारा होता है इंटरसेप्ट, यानी कि ये आपका क्या है, r0 है। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देती तो मेरा इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक का होता। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहती हूँ।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा इंक जो है वो अभी ख़त्म होने के कगार में है। ये ना हो कि मैं टी हाफ शुरू करूं और मेरा इंक जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं सोच रही थी कि मैं टी हाफ भी इसी में कंप्लीट करा दूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि टी हाफ और फर्स्ट ऑर्डर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। बाकी फिर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करा देंगे, ठीक है। इतना अगर आपको समझ आया तो ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि जेई मेंस और नीट के लिए ये आपके जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ इतना सा पार्ट इम्पोर्टेंट है कि जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो होती है वो ये होती है और उसका ग्राफ ये बनता है, इतना इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, एक बार ज़रा देख लेना, देखने से क्या होता है ना, बेटा डेरिवेशन देखने से आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। बाकी रही 12th वालों की बात, उनको तो पूरा रटना ही है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक यू सो मच। और यहाँ तो बारिश होने लग गई है, अभी तक इतनी गर्मी हो रही थी, थैंक गॉड बारिश हो गई है। तो चलो, थैंक यू सो मच, खुश रहो, हंसते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।